पॉलिटिकल साइंस पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे हम समान आचार संहिता या समान नागरिक संहिता कहते हैं। और इसके साथ ही आज हम एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करने जा रहे हैं यूसीसी से। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो आखिर है क्या और उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, संविधान का अनुच्छेद संख्या जो 44 है वह कहता है कि राज्य अर्थात कि हमारी देश की सरकार, केंद्रीय सरकार विशेष रूप से, राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता बनाने का प्रयास करेगा। अब इसी संदर्भ में एक प्रश्न आता है कि आर्टिकल 44 जो है वह संविधान के कौन से भाग में है और उसका नाम क्या है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं। उन 22 भागों में से जो चौथा भाग है उसका टाइटल है DPSP। हिंदी में इसे हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। और चूंकि ये चीज़ें केवल निर्देश हैं, केवल डायरेक्टिव हैं, तो राज्य वो निर्देश माने या ना माने वो राज्य की मर्जी। इसी को लेकर ही प्रश्न कई दफ़े RAS में भी आया है और अन्य जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स हैं, छोटे छोटे परीक्षाओं में भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि क्या DPSP को लागू करना सरकार के लिए बाध्यकारी है या नहीं। तो यहाँ पे मैं उसका उत्तर दे देती हूँ, क्योंकि ये निर्देश हैं इसलिए DPSP को लागू करना राज्य के लिए बाध्यकारी बिल्कुल भी नहीं है। अब चर्चा करने जा रहे हैं कि समान नागरिक संहिता जो है आखिर उसमें लिखा क्या है। देखिए, समान नागरिक संहिता में हम इन द सेंस कि सरकार के लिए निर्देश दिया गया है कि वो प्रयास करे कि वह सभी के लिए समान प्रकार के कानून बनाए। अब आप कहेंगे कि हमारे लिए कुछ कानून तो समान हैं, जैसे आप IPC अगर देख लें, इंडियन पीनल कोड जिसे भारतीय दंड संहिता कहते हैं, इसमें तो समान अपराध करने पे व्यक्ति को समान रूप से दंड मिलता है, चाहे वो किसी भी लिंग का हो, जाति का हो, आयु का हो या कोई भी दूसरे मामले हों। समान परिस्थितियों में समान अपराध करने वाले व्यक्तियों को मिलने वाला दंड जो है वह भी समान होता है। आप कहेंगे समानता यहाँ है तो सही, लेकिन मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी हमारी जो डे टू डे लाइफ है उसमें किस प्रकार से धार्मिक आधार पर विभिन्न धर्मों के बीच में मतभेद पाए जाते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में हम बड़ा ही पॉपुलर एग्जाम्पल ये वाला ले सकते हैं कि हिंदू धर्म जो है, हिंदू धर्म में आप 1 टाइम सिंगल मैरिज कर सकते हैं, तो एक समय पर केवल एक विवाह। जबकि अगर आप इस्लाम में देखें तो यहाँ पे आपको एक समय पे बहु विवाह की प्रथा आज भी प्रचलित है। तो इस तरह दोनों के बीच में धार्मिक आधार पर जो उनकी निजी जीवन है उसमें आपको एक अंतर दिखाई देगा। और इस अंतर की वजह से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी यह कहा है और महिलाओं ने भी कई बार इसे स्वीकार किया है कि इस अंतर की वजह से लैंगिक समानता जो है वह स्थापित नहीं हो पा रही और महिलाएं जो है विशेष रूप से इसकी विक्टिम रही हैं। इसलिए समय समय पर प्रयास किए गए हैं हमारे देश में, और हमारी जो हाई कोर्ट्स हैं या सुप्रीम कोर्ट्स हैं उन्होंने भी समय समय पर ऐसे निर्णय दिए हैं और यह इच्छा जताई है कि भारत में हमारे जो निजी जीवन है, हमारी जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं या फिर विवाह, डाइवोर्स, एडॉप्शन, इनहेरिटेंस और सक्सेशन, उत्तराधिकार वगैरह के संबंध में हमारे एक समान कानून होने चाहिए, ऐसी इच्छा जताई है। इसमें ऐसा नहीं कि आपको बाध्य किया जाएगा कि आपको कौन सा धर्म मानना है या नहीं मानना है। विशेष रूप से जो समान नागरिक संहिता है उसमें इन 5 बिंदुओं को एड्रेस किया जा सकता है। उत्तराधिकार के संबंध में हम चर्चा कर सकते हैं, जैसे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो है उसका एक संशोधित रूप आया था। उसके रूप में कहा गया कि हिंदू धर्म के जो अनुयायी हैं उनमें बेटा और बेटी दोनों का ही समान हक रहेगा अपने माता पिता की संपत्ति में, लेकिन ईसाईयत में ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे ईसाई धर्म की जो बेटियाँ हैं कहीं ना कहीं उनका हक मारा जा रहा है। इस वजह से यह कहा गया कि हम विवाह, तलाक, जो एडॉप्शन है, इनहेरिटेंस और सक्सेशन है, उसके संबंध में ऐसे कानून बनाए हैं जो सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू हों। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि क्या इसके पहले भी
यूसीसी या समान नागरिक संहिता के लिए कभी कोई प्रयास किए गए हैं, तो लेटेस्ट एग्जाम्पल जो आप देख पाएंगे वो तो है आपका 22nd लॉ कमीशन, जो 22वां विधि आयोग है। इस 22वें विधि आयोग ने नागरिकों से तथा धार्मिक संगठनों और संस्थाओं से सुझाव मांगे हैं कि क्या हम समान नागरिक संहिता का निर्माण करें या नहीं। तो 22वां जो विधि आयोग है उससे पहले क्या कोई प्रयास हुए? बिल्कुल हुए। आप 22वें विधि आयोग से पहले 21वां विधि आयोग था। इस 21वें जो विधि आयोग है इसने भी एक कंसल्टेशन पेपर जो था वह रखा था वर्ष 1918 में, और वर्तमान वाला जो विधि आयोग है, जो 22वां विधि आयोग है, उसने 30 दिन का समय दिया है और 14 जून जो है उस तक उसकी उन्होंने डेट निकाली थी। 14 जून के बाद से 14 जुलाई तक आप आपके जो भी आइडियाज़ हैं, व्यूज़ हैं, वो आप उनके सामने सबमिट कर सकते हैं। बाकायदा उन्होंने इसके लिए एक वेबसाइट भी इंट्रोड्यूस की है। अब देखते हैं कि इस समान नागरिक संहिता का विरोध हो रहा है, तो इसका विरोध क्यों हो रहा है, उसके पीछे कुछ कारण बताए जा सकते हैं। यह प्रश्न जो है वह आपके MCQ बेस्ड एग्ज़ाम में आ सकता है, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड ले लें, चाहे आप लेक्चरशिप का ले लें, या फिर आप नेट JRF का पेपर ले लें। इसमें इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि जो UCC है उसका विरोध निम्न में से किस अनुच्छेद के आधार पर किया जा सकता है या किया जाता है। तो पहला है अनुच्छेद संख्या 25। अनुच्छेद संख्या 25 में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अब किसी भी धर्म को मानने, उसके अनुसार आचरण करने तथा उसका प्रचार करने का हक है। तो जब आप कह रहे हैं कि आपको आपके धर्म के आधार पर, धर्म के अनुसार आचरण करने का हक है, तो मेरा धर्म कहता है कि बहुविवाह करो, वो परमिशन दे रहा है, तो फिर सरकार कौन होती है कुछ कहने वाली? पहला बिंदु। अगला है अनुच्छेद संख्या 26B। 26B कहती है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जो धार्मिक मामले हैं उन्हें मैनेज करने का, उन्हें टैकल करने का उसके पास हक है। लेकिन UCC के माध्यम से आप क्या करते हैं, किसी भी व्यक्ति के धार्मिक जो हक हैं, धार्मिक जो मामले हैं, उसमें आप प्रवेश कर जाते हो, उसको सरकार मैनेज करने लग जाती हैं। तो अनुच्छेद संख्या 25 कह रहा है आपके सामने कि आप अपने धर्म के अनुसार आचरण करें। मेरा धर्म, रजनी का धर्म कहता है बहुविवाह करो, लेकिन सरकार UCC बना के कहेगी बहुविवाह ख़त्म करो। अनुच्छेद 26B कहता है कि मैं अपने धार्मिक मामलों को अपने हिसाब से मैनेज कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर भी सरकार क्या कर रही है, सरकार कहेगी कि नहीं, मुझे अपनी प्रॉपर्टी में जो हक है वह अपनी बेटी को भी देना होगा, तो मेरे धार्मिक मामलों को मैनेज कर रही है। और फाइनली आर्टिकल 29 जो है वह कहता है कि आप आपका जो विशेष संस्कृति है उसको आप संरक्षित कर सकते हैं, लेकिन UCC बना के आप एक यूनिफॉर्मिटी लाने का प्रयास करते, एक सार्वभौमिकता लाने का प्रयास करते जहाँ सब एक जैसे होंगे। तो अनुच्छेद 29 जो है वो तो आपको कह रहा है कि आपको जो ड्रेस पहननी हो, जस्ट एन एग्जाम्पल, आपको जो कपड़े पहनने हो, जो ड्रेस पहननी हो आप पहन सकते हैं, लेकिन UCC बना के सरकार सभी को एक समान ड्रेस पहना के सबको बैंड वाला बना देगी। तो एक ये इसके पीछे जो तर्क दिए जाते हैं। हिस्ट्री ऑफ UCC देख लेते हैं कि क्या 21वें विधि आयोग के पहले भी कोई प्रयास हुए, तो बिल्कुल। वर्ष 1840 में लेक्स लॉ की रिपोर्ट जो आई थी ब्रिटिश सरकार के दौरान, उसने भी UCC इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन इसमें से उसने हिंदू धर्म और इस्लाम जो है उसको बाहर रखा था, उन पे उसको उन्होंने लागू नहीं किया था। फिर फाइनली बहुचर्चित जो शाहबानो केस है, इस शाहबानो केस में भी हमारे सुप्रीम कोर्ट ने 1985 में यह निर्णय दिया था कि महिला चाहे किसी भी धर्म की हो, उसे कंपनसेशन एलिमनी प्राप्त करने का अधिकार है। उसे अपने पति जिसने उसको तलाक दे दिया है उससे क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार है। तो इस तरीके से हिंदू महिला और मुस्लिम महिला के बीच में धार्मिक आधार पर जो भेद होता था उसको सुप्रीम कोर्ट ने मिटाने का प्रयास किया। बाद में सरला मुद्गल बनाम भारत संघ मामला आया और इसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप हिंदू हैं और आप कन्वर्जन करके अपनी इस्लाम में कन्वर्ट करके आप दूसरी शादी कर लेते हैं तो आपकी पहली शादी जो है वो ख़त्म नहीं होती है। तो यह बाइगेमी से रिलेटेड था। अब जॉन वलटम बनाम भारत संघ मामला जो है वह ईसाई लोगों की वसीयत बनाने के ऊपर जिस प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए हैं और प्रक्रिया को जिस प्रकार से तय किया गया है उसके संबंध में यह मामला दर्ज किया गया था।
आपके लिए इन चारों केस की डिटेल करना, केस स्टडी करना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ एक MCQ बेस्ड क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है मैच द फॉलोइंग में। तो आप मैच द फॉलोइंग में इसके केवल ईयर याद कर सकते हैं, बाकी आपके लिए डेप्थ में जाना ज़रूरी नहीं है। वर्ष 2020 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी यह कहा गया कि हमें हिंदू उत्तराधिकार जो संशोधन अधिनियम है उसकी नवीन व्याख्या करने की ज़रूरत है। और फाइनली 1921 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संसद को एक समान पारिवारिक कानून पर विचार करने के लिए बात कही या निर्देशित किया। तो अब लॉ कमीशन के बारे में चर्चा करते हैं कि लॉ कमीशन फर्स्ट कब बना। ये भी इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। और एक प्रश्न तो कई दफ़े आया है कि जो भारत में पहला लॉ कमीशन बना था उसके चेयरपर्सन कौन थे। तो भारत में प्रथम लॉ कमीशन जो है वह ब्रिटिशर्स के टाइम पे 1833 में बना था और इसके अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकॉले। आपके लिए सारे के सारे फैक्ट्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, इसलिए इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो पहला लॉ कमीशन जो बना था उसके चेयरपर्सन थे लॉर्ड मैकॉले। 1955 में आज़ाद भारत का जो प्रथम विधि आयोग था वह उसके जो चेयरपर्सन थे वो थे MC सीतलवाड़। अंतिम जो कमीशन है वो 21वां लॉ कमीशन है, उसके अध्यक्ष थे BS चौहान। और इस लॉ कमीशन का जो टेन्योर है 2018 में ख़त्म हो गया, लेकिन 18 से 20 तक कोई लॉ कमीशन नहीं था। फाइनली 2 वर्ष के गैप के बाद वर्ष 2020 में 22वां लॉ कमीशन बनाया गया और इसके चेयरपर्सन वर्तमान में हैं कर्नाटका हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश RR अवस्थी, ऋतुराज अवस्थी। अब लॉ कमीशन जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कई दफ़े परीक्षाओं में ये सारे फैक्ट पूछे गए हैं, इसलिए आपके लिए ये वाली स्लाइड जो है वो अति महत्वपूर्ण हो जाती हैं। इसके स्ट्रक्चर में एक चेयरपर्सन होगा, एक परमानेंट मेंबर होते हैं, एक मेंबर सेक्रेटरी होते हैं, सचिव होते हैं, 2 पार्ट टाइम मेंबर और 2 एक्स ऑफिशियो मेंबर। तो आप यूँ कर सकते हैं 1 + 1 + 1 2 + 2। तो 1 + 1 + 1 और 2 + 2 टोटल 7 लोग जो हैं वो आपके लॉ कमीशन में होते हैं। अब इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो इसकी नियुक्ति भारत सरकार के द्वारा की जाती है। क्यों की जाती है, भारत सरकार को लीगल एड और एडवाइस प्रोवाइड करने के लिए इसकी नियुक्ति की जाती है। ये एक तदर्थ है, नियमित रूप से इसकी नियुक्ति हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये आपसे रीज़न असर्शन में पूछा जा सकता है, कथन और कारण में। तो इसकी नियमित रूप से कि एक ख़त्म हो और तुरंत दूसरा लॉ कमीशन जो है वह नियुक्त कर दिया जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसा कि आपके सामने एग्जाम्पल हैं, वर्ष 2018 में जो BS चौहान कमीशन जो है उसका टेन्योर ख़त्म हो गया था, लेकिन 2020 तक 2 वर्षों तक कोई लॉ कमीशन नहीं बना था। फाइनली 2020 में सरकार को जब आवश्यकता लगी तो उन्होंने एक दूसरा मतलब कि नेक्स्ट जो लॉ कमीशन है वह बनाया। आज के लिए इतना ही। आपके अगर कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। कीप लर्निंग।